बात उन दिनों की है जब मैं सिक्किम में रहा करता था। सिक्किम के जोरथांग बहुत ही मनोरम और खूबसूरत घाटियों से घिरा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जहाँ का आबो हवा सबके मन को मोह लेती है। वहीं पे मेरे मामा जी हैं और उनका लड़का मनोज। मनोज और मेरी हम उम्र होने की वजह से हम दोनों में काफ़ी पटती थी। सिक्किम में टासिडिंग नाम का एक स्थान है जो उससे भी ऊंचाई पे है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक मनोरम खूबसूरत सा छोटा पहाड़ी गांव। वहाँ पे मनोज ने एक रेडियो और टीवी बनाने की छोटी सी शॉप खोल रखी थी। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता था, इसलिए मैं भी उसके साथ रहता था। हम दोनों मिल कर के वहाँ काम करते थे और जब कभी सामान ख़त्म हो जाती थी तो उसे लेने के लिए हम लोग वेस्ट बंगाल का एक शहर है जो काफ़ी फेमस शहर है, सिलीगुड़ी, वहाँ आते थे। एक बार ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स सामान ख़त्म हो गए और कुछ और भी काम था हम लोगों का। इसके साथ ही मेरे ममेरे भाई मनोज को अपनी बाइक भी सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन से उठानी थी। हुआ कुछ यूँ था कि अपनी बहन की शादी में मनोज जब अपने होम टाउन बलिया गया था तो तब मैं भी बलिया में था। वापसी में उसकी बाइक ख़राब हो गई तो उसने उसे रेलवे में बुक करा दिया था और हम सब सिक्किम साथ आ गए थे। तो जब बाइक को उठाने का समय आया तो हम दोनों सिलीगुड़ी गए। वहाँ से हमने बाइक उठाया। बाइक ख़राब हालत में थी। सिलीगुड़ी में ही एक स्थान है जहाँ उसके मित्र रहते थे। वहाँ पे हम उस बाइक को ले जाया करके उसके इंजन को खोला और उसके इंजन के अंदर एक पिनियन ख़राब थी, उसे हमने बदला। बदलने के बाद ये सब काम करते करते रात के करीब 8 बज गए। फिर इंजन में ऑयल डालकर हम लोगों ने 2 घंटे के लिए बाइक को रवा होने के लिए छोड़ दिया। इसी बीच हम सब खाना खा चुके थे, मनमौजी थे दोनों। पहाड़ों की ज़िंदगी एक अलग निराली ज़िंदगी थी हम दोनों की। उसने मुझसे पूछा, क्या कहते हैं, चला जाए? मैंने सहमति तो नहीं जताई क्योंकि मुझे शक था पहाड़ जितने ही खूबसूरत होते हैं रात में उतने ही भयानक हो जाते हैं, और उसमें कोई दुर्घटना अगर घट गई तो रात के समय में निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा विचार करके मैंने उससे असहमति जताई और मना किया। इसके बावजूद भी उसने मुझे मना लिया और हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। तब करीब रात के 10:30 बज रहे थे जब हम पहाड़ियों के लिए सफ़र करने लगे। हमें जोरथांग जाना था जो सिलीगुड़ी से तकरीबन 83 किलोमीटर की दूरी पे है। जब हम ये सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में सामने हेडलाइट से जो आड़े तिरछे पहाड़ थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उतना ही भयानक पीछे का हिस्सा लग रहा था, जैसे कोई काले लबादे में ओढ़े हुए हमें दबोचने के लिए चला आ रहा हो। बाइक से पीछे देखने में डर लग रहा था और ऐसे करते हुए हम लोगों ने पहाड़ के अंदर मल्ली को पार कर लिया। मल्ली सिक्किम में आता है। मल्ली में एक पुल है। पुल के एक साइड में वेस्ट बंगाल लगता है और पुल के उस साइड में सिक्किम शुरू हो जाता है। हम लोग सिक्किम पहुंच चुके थे, लेकिन वहां से हमारा गंतव्य स्थान अभी भी तकरीबन 27 किलोमीटर दूर था। रात काफ़ी लगभग 1-1:30 के आसपास हो चुका था, लेकिन वहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर तकरीबन चलने के बाद घनघोर जंगल के बीच में बाइक अचानक बंद हो गई और अचानक तेज़ तेज़ हवा चलने लगी। तब मनोज ने कहा कि चिंता मत करिए, देखता हूँ, हो सकता है प्लग में कोई कचरा आ गया हो। इत्तेफाक से मैंने सिलीगुड़ी से एक छोटा सा टार्च खरीद लिया था जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और उसकी सुंदरता के ही कारण मैंने उसे ख़रीदा था। मैंने उस छोटी सी टार्च को जलाई। उस बियावान जंगल के बीच घनघोर अंधेरे में एक छोटी सी टार्च बिल्कुल वैसे लग रही थी जैसे कोई जुगनू टिमटिमा रहा हो। उसने प्लग को देखा, प्लग सही था, प्लग साफ भी था क्योंकि हम लोग सर्विसिंग करके चले थे उसकी सिलीगुड़ी से। अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब यजदी बाइक को स्टार्ट करना एक बड़ी टेढ़ी खीर हुआ करती है थी, क्योंकि उसका
किक जो था वो आजकल की गाड़ियों की तरह नहीं था। उस किक को कई बार ऊपर नीचे करते करते पूरी ताकत लगाकर झटका देना पड़ता था, तब जाकर वो बाइक स्टार्ट होती थी। लेकिन स्टार्ट हो जाने के बाद वो बाइक थी भी बड़ी मजबूत। जितनी लंबा सफ़र कर लो, डबल साइलेंसर की बाइक वो सफ़र पूरा करती थी। हम दोनों ने बारी बारी से जितनी ताकत लगा सकते थे उसके किक के ऊपर आजमा ली अपनी ताकत को। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रात का भयानक अंधेरा, टॉर्च भी मैं डर डर के जला रहा था कि कहीं ये भी बंद हो गई तो हम लोग क्या करेंगे। इसी बीच अचानक नीचे नदी की तरफ मुझे कुछ रोशनी जलने और बुझने जैसी महसूस हुई। कभी जलती थी, कभी बुझती थी। मैंने मनोज से बोला, तब मैं सिक्किम में नया था, मुझे सिक्किम के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने मनोज से बोला, मनोज वो क्या है? उसने नीचे देखा और मुझे बोला, अगिया भूत। आप नाम मत लीजिए और शांत रहिए। मैं तो भूत का नाम सुन के ही कांप गया। एक तो बियावान जंगल, अंधेरा और उसमें भी भूत। क्या होगा? ऐसा सोचते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। एक बड़ी मुसीबत में हम दोनों फंस चुके थे। कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं आ रही थी जिससे कोई सहारा मिले। बिल्कुल बियावान जंगल के अंदर घटाघूप अंधेरे में हम दोनों थे। मैं बीच बीच में टॉर्च जला लेता था ताकि रोशनी से थोड़ी राहत मिले। ऐसे करीब आधे घंटे गुजर गए। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ऊपर से भूत का नाम सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। ऐसे में मुझे अपनी दादी और नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियों की एक बात याद आ गई। वो अक्सर कहानियों में सुनाते थे कि यदि कहीं पे कोई ऐसी घटना हो जो समझ से परे हो और आभास हो कि ये कोई भूतिया का जगह है, तो ऐसे में जिस स्थान पे फंसा हुआ व्यक्ति है उसे चाहिए कि अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा थूके, चुटकी बजाए और उसके बाद उस स्थान पे बोले कि अगर यहाँ पे कोई है जिसके प्रति मैंने कोई गलत काम किया, गलती से भी कोई गलती हो गई हो, तो वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे यहाँ से जाने दे। कहते हैं ऐसा करने से कई बार मुसीबत टल जाती है। मुझे ये बात याद आ गई। मैंने मनोज से बोला, मनोज थोड़ा गाड़ी से पीछे हटो, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद मैंने बाइक के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए थोड़ा थोड़ा थू थू करते हुए चारों तरफ थूका मैंने। इसके बाद चारों तरफ मैंने चुटकी भी बजाई और चुटकी बजाने के साथ साथ मैं ये भी बोलता जा रहा था कि यहाँ पे अगर कोई है और उसके प्रति हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो वो हमें माफ़ कर दे और हमें यहाँ से जाने दे। ऐसा करने के बाद, मनोज ज़रा आप किक मार के देखो तो। जैसे ही उसने किक मारी, एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम दोनों की जान में जान आई कि चलो मुसीबत तो टली। लेकिन एक तरफ मुसीबत टली, दूसरी तरफ डर और ज़्यादा हावी हो गया। वो इसलिए कि अब तक तो डाउट था कि शायद यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जब उतने सारे काम करने के बाद बाइक स्टार्ट हो गई तो ये कंफर्म हो चुका था कि वो भूतिया जगह है और वहाँ पे कोई साया है जिसने हमारे बाइक को पकड़ रखा था। हवा भी अब लगभग शांत हो चुकी थी। मैं चाहता था कि बाइक मैं चलाता और मनोज पीछे बैठता, लेकिन मजबूरी ये थी कि उस वक्त मैं पहाड़ों में ठीक से बाइक नहीं चला पाता था, इसलिए मजबूरी में मैं पीछे बैठा। जब बाइक चली तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पकड़कर बाइक से खींच लेगा। डर पूरी तरह हावी था। कान के दोनों तरफ की कनपट्टियाँ लाल हो चुकी थीं और हवा कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लग रही थी। तकरीबन 17 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग जोरथान के नज़दीक पहुंच चुके थे। लेकिन जोरथान से थोड़ा सा ही पहले 16 माइल नाम का एक स्थान है जहाँ पे कच्ची पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे अक्सर पहाड़ से मिट्टी गिरती रहती है।
उस स्थान पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा एक ही स्थान पे अपने सर को अजीब तरीके से झटकते हुए एक कुत्ता गोल गोल चक्कर काट रहा था। हमारी बाइक की आवाज़ सुनकर उसने एक बार हम दोनों की तरफ देखा और उसके बाद फिर उसी तरीके से गोल गोल चक्कर काटने लगा। मनोज ने गाड़ी रोक दी। उसने मुझसे पूछा क्या किया जाए। मैंने कहा क्या किया जा सकता है, 500 मीटर की दूरी पर हमारा घर है, आ चुके हैं, पीछे जा नहीं सकते, चलो बगल से निकालो, जो होगा देखा जाएगा। उसने हिम्मत करके और मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हुए जब उसके बगल से हम लोग गुजरे तो हम लोगों ने देखा कि वो अजीब सी नज़रों से हमें घूर रहा था और जहाँ पे वो चक्कर काट रहा था उसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। वो खून देखने के बाद मनोज का हाथ एक क्षण के लिए कांप गया। फिर किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके उसने बाइक को संभाला और इस तरह हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हम दोनों घर तक आ गए। घर में आने के बाद हमने इसका जिक्र किसी से नहीं किया, चुपचाप जा कर के सो गए। उस समय रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। 2 घंटे के बाद मनोज उठा। उत्सुकता बस वो वापस 16 माइल में गया, ये देखने के लिए कि वहाँ ब्लड है या नहीं। उसने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। जब उसने मुझे बताया तो विश्वास न होने के कारण मैं भी गया और उस स्थान को देखा, लेकिन वहाँ खून का नामो निशान तक नहीं था। उस घटना को गुजरे हुए करीब 26 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल ही की बात हो। ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना है।